हेलो मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है निर्माण एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे साबुन तथा अपमार्जक वाले टॉपिक पे। तो साबुन और अपमार्जक में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसके बारे में पॉइंट देखेंगे, और एक साबुन के बारे में एक छोटी सी जानकारी मैं आपको पहले बता दूं। छोटी सी जानकारी एक बार देख लेते हैं। देखिए, एक छोटी सी जानकारी यह है कि साबुन को बनाया कैसे जाता है। तो इसमें सबसे पहले वनस्पति तेल लिया जाता है, और वनस्पति तेल के रूप में किसी भी तेल का उपयोग कर सकते हैं। सामान्यतः अगर नहाने का साबुन बनाना है तो हम इसमें जो अच्छे टाइप का तेल है, मूंगफली का तेल वगैरह है, सोयाबीन का तेल है, वह यूज कर सकते हैं। और कपड़े धोने का साबुन बनाना है तो पाम ऑयल का यूज सामान्यतः किया जाता है। तो इसमें वनस्पति तेल लेंगे, वनस्पति तेल को गर्म किया जाता है, प्लस इसमें अगर मान लीजिए कि कपड़े धोने का साबुन बनाना है तो इसमें मिक्स किया जाता है NaOH। NaOH को कहा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसी को लिख दिया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसी का सामान्य नाम होता है कास्टिक सोडा। तो यहां पे लिख दिया हमने कास्टिक सोडा। ये अगर वनस्पति तेल को गर्म करने के बाद में ये मिक्स किए गए हैं तो इससे हमें जो प्राप्त होता है वह होता है कपड़े धोने का साबुन। क्या प्राप्त होता है? कपड़े धोने का साबुन। और अगर वनस्पति तेल को गर्म करके इसमें मिक्स किया गया है KOH, यानी हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, या इसी को कहा जाता है कास्टिक पोटास। क्या बोला जाता है? कास्टिक पोटास कहा जाता है। इससे हमें प्राप्त होता है नहाने का साबुन। इससे हमें प्राप्त होता है नहाने का साबुन। अब एक सिंपल पॉइंट है कि यहां पे हम देखेंगे कि जैसा हमें साबुन चाहिए एक तो वैसा साबुन प्राप्त हो जाता है। तो ये तो प्राप्त हो गया है साबुन, और साबुन के साथ में सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है ग्लिसरॉल, और ये जो ग्लिसरॉल है इसी को बोल दिया जाता है ग्लिसरीन। और ये जो साबुन होता है इस साबुन का अन्य नाम भी पूछा जाता है कि इसका अन्य नाम क्या रहेगा। तो इसका अन्य नाम रहता है, साबुन का अन्य नाम रहता है उच्च वसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण। सोडियम तथा पोटेशियम लवण, बस सिंपल पॉइंट है। तो देखो, उच्च वसीय अम्ल इसमें से प्राप्त हुए, और ये सोडियम तथा पोटेशियम लवण हो जाएगा। तो यहां से देखो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं साबुन के बारे में सामान्य जानकारी। तो कपड़े धोने का साबुन बनाना है तो बताइए वनस्पति तेल के साथ में क्या मिक्स करेंगे। फॉर्मूला आ जाए तो बोलना है NaOH मिक्स करेंगे। पूरा रासायनिक नाम आ जाए तो कहेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड मिक्स करेंगे, और सामान्य नाम आ गए तो कहेंगे कास्टिक सोडा मिक्स करेंगे। इसी टाइप में आगे की ओर बढ़ते हैं कि अगर बताइए कि नहाने का साबुन बनाना है तो हम वनस्पति तेल के साथ में क्या मिक्स करेंगे। फॉर्मूला आ जाए तो KOH मिक्स करेंगे। रासायनिक नाम आ जाए तो कहेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिक्स करेंगे, और सामान्य नाम आ जाए तो कहेंगे कास्टिक पोटास मिक्स करेंगे। इससे मुख्य उत्पाद के रूप में तो साबुन प्राप्त होता है, और क्वेश्चन पूछा जाए कि साबुन के सह उत्पाद के रूप में कौन प्राप्त होता है तो वह ग्लिसरीन प्राप्त होता है। और साबुन का अन्य नाम पूछे तो यह हो जाएगा उच्च वसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण। ये एक छोटी सी एक जानकारी थी साबुन के बारे में। और साबुन बनाने की प्रोसेस जो है उसे कहा जाता है साबुनीकरण। अब देखेंगे इससे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन है वह पूछे जा सकते हैं। तो पहला पॉइंट है साबुन किस प्रक्रिया द्वारा निर्मित होते हैं, यानी साबुन बनाने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है। तो इसे साबुनीकरण कहा जाता है, और साबुनीकरण को इंग्लिश में कहा जाता है सैपोनिफिकेशन। तो इसका आंसर क्या रहेगा? यह सी वाला रहेगा। और आपको भी आंसर आ रहा है तो साथ साथ में आंसर देते रहो ताकि पता चले। फिर इसके बाद में हमने देखा साबुन का पीएच मान कितना होता है। तो देखो, साबुन जो बनाते हैं उसमें NaOH और KOH का यूज करते हैं। कपड़े धोने का साबुन है तो NaOH यूज करेंगे, और नहाने का साबुन बनाने तो इसमें KOH यूज करेंगे। ऐसे स्थिति में साबुन का पीएच है वह 7 से ऊपर का रहेगा, सारी टाइप का रहेगा, 7 से ऊपर का रहेगा। और यहाँ पे देखो 7 से ऊपर का पीएच कौन सा रहता है? 9 से 10 वाला। तो इसका आंसर क्या रहेगा? बी वाला। फिर थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं, साबुन तथा अपमार्जक में मुख्य अंतर क्या होता है। तो सिंपल पॉइंट ध्यान रखना, साबुन जो होता है वह, या फिर इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं। पहला पॉइंट है साबुन जल में
घुलनशील होते हैं जबकि अपमार्जक नहीं। दूसरा है अपमार्जक जल के कठोरता से प्रभावित नहीं होते हैं। तीसरा है साबुन केवल ठंडे पानी में कार्य करता है। और चौथा है अपमार्जक प्राकृतिक होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें सही आंसर रहेगा वह ये वाला बी वाला, अपमार्जक जल में कठोरता से प्रभावित नहीं होते। यानी कहने का मतलब ये है कि साबुन और अपमार्जक में इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे महत्वपूर्ण इसमें आंसर रहेगा कि साबुन जो है वह सामान्य जल में अच्छा काम कर सकता है लेकिन कठोर जल में काम नहीं करता। कठोर जल में यह प्रेसिपिटेट बनाता है, अवक्षेप बनाता है। जबकि जो अपमार्जक है, जो डिटर्जेंट है, वह कठोर जल में भी काम करेगा और वह सामान्य जल में भी प्रॉपर रूप से काम करेगा। तो कठोर जल में इसलिए यह अपमार्जक काम कर पाता है क्योंकि ये प्रेसिपिटेट नहीं बनाता, यह कोई अवक्षेप नहीं बनाता। तो यहां पे देखना ये वाला पॉइंट रहेगा, अपमार्जक जल की कठोरता से प्रभावित नहीं होते क्योंकि अवक्षेप नहीं बनाते। इसका आंसर है बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन का निर्माण किस प्रकार की वसा से किया जाता है? तो इसमें देखो साबुन का निर्माण जो है वो हमने वनस्पति तेल लिया। वनस्पति तेल में क्या होता है? फैटी एसिड होता है। और इसके अलावा इसमें सार जो है NaOH और KOH क्या है, एक प्रकार के सार रहते हैं, तो उनसे होता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? बी वाला रहेगा। फिर थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे, कठोर जल में साबुन के उपयोग से क्या समस्या उत्पन्न हो जाती है? तो साबुन का उपयोग करेंगे तो इसमें प्रेसिपिटेट बन जाएगा, अवक्षेप बन जाएगा। तो पहला है इसमें अधिक झाग उत्पन्न होगा, कम झाग उत्पन्न होगा, साबुन पूरी तरह से घुल जाता है, जल में अशुद्धियां उत्पन्न होती है। तो ऐसी स्थिति में अगर कठोर जल है और साबुन का उपयोग में क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है? तो प्रेसिपिटेट बनेगा, अवक्षेप बनेगा और अवक्षेप बनने से क्या होता है? कम झाग उत्पन्न होते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो इसका आंसर है वह बी हो जाएगा। फिर थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं, किस तत्व का प्रयोग अपमार्जकों में जल की कठोरता से निपटने के लिए किया जाता है? तो जल में किस तत्व का उपयोग अपमार्जकों में, अपमार्जक जो होता है, जल की कठोरता से निपटने के लिए किया जाता है? तो इसमें यूज किया जाता है कठोरता से निपटने के लिए कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर है वह डी सही रहेगा। फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, साबुन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो साबुन का कार्य में लिखा है ग्रीस को जमाना होता है, या ग्रीस या तेल को घोलना होता है, या जल को गंदा बनाना होता है, कपड़ों को सफेद रखना। तो सिंपल पॉइंट है, ग्रीस और तेल को घोलना, क्योंकि साबुन या अपमार्जक जो होते हैं वह क्या करते हैं? ग्रीस से क्रिया करके, ग्रीस से ऐसे क्रिया कर लेते हैं और क्रिया करके इसको, ग्रीस को इस टाइप में पकड़ लेते हैं, ये पूरा पकड़ लेते हैं और एक टाइप में ये मिसेल का निर्माण करते हैं। पहले भी हमने पढ़ा है, इस टाइप के मिसेल का निर्माण होगा। ये जो स्ट्रक्चर बनी इसे मिसेल कहा जाता है। जल में इसमें यहां से ये वाला जो हिस्सा है वह हाइड्रोफिलिक हिस्सा रहेगा और ये वाला हिस्सा हाइड्रोफोबिक हिस्सा रहेगा। तो हाइड्रोफोबिक हिस्सा जो रहता है इनका, जो अपमार्जक का वह या फिर साबुन का, वह क्या करेगा कि इसको जो वसा, इस वसा को भी पकड़ लेता है। तो इस प्रकार वसा को लेकर और यह जल के अंदर ही घोल देता है। इसलिए हम जब भी इसको बाहर की ओर निकालते हैं कपड़े को, तो ये मिसेल है वह इसमें जल में ही रह जाता है और कपड़ा है वह शुद्ध हो जाता है। तो ग्रीस और जल तेल को घोलना, ये वाला ज्यादा उचित सही रहेगा। फिर अपमार्जक का उपयोग साबुन की तुलना में किस प्रकार अधिक प्रभावी होता है? ये अपमार्जक अधिक प्रभावित क्यों होता है? कहने का मतलब ये, तो सस्ता होता है, या सभी प्रकार के जल में काम करता है, या यह जल में झाग बनाता है, या यह ठंडे। तो सिंपल पॉइंट है, सभी प्रकार के जल में काम करता है, कठोर जल में काम कर सकता है और मृदु जल में भी काम कर सकता है। तो इसका आंसर रहेगा बी वाला। फिर थोड़ा नेक्स्ट पॉइंट है, साबुन का अणु कैसा होता है? पहला पॉइंट है केवल जल में घुलनशील होता है, दूसरा केवल तेल में घुलनशील होता है, फिर एक जल घुलनशील सिर तथा दूसरा तेल घुलनशील पूंछ होती है, और फिर जल और तेल दोनों में घुलनशील नहीं होता है। तो सिंपल पॉइंट है, अभी हमने जस्ट देखा है कि ये मेल है, तो इसमें ये जैसे मिसेल का निर्माण होगा, इसके चारों ओर ये मिसेल का निर्माण होगा। तो एक तो हम ये लिखेंगे कि ये वाला हिस्सा है या हाइड्रोफोबिक होगा, जो कि इस तेल को पकड़ के रखेगा, या ग्रीस को पकड़ के रखेगा, या मेल को पकड़ के रखेगा। और ये वाला जो सीरा होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है, जो कि जल में घुलनशील होता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? तो इसका आंसर रहेगा सी वाला। सिंपल पॉइंट है। फिर थोड़ा आगे की ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है, किस प्रक्रिया के दौरान साबुन वसा और तेल से तैयार किया जाता है? कौन सी प्रोसेस, यानी साबुन बनाने की प्रोसेस को क्या कहेंगे? सेम आंसर है सैपोनिफिकेशन या साबुनीकरण कहा जाता है। बाकी ये शब्दावली याद रखना, ये क्वेश्चन है, ये शब्दावली मतलब जो है वह ज्यादा पूछी गई है। फिर थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे, साबुन का कार्य कैसे होता है?
पहला पॉइंट है यह तेल और ग्रीस को साबुन में घुलनशील बनाता है। दूसरा, यह सतह पर एक परत बनाता है। तीसरा, जल में अम्लीयता बढ़ाता है। चौथा, यह केवल सतह पर तेल को जमाता है। ऐसा कुछ नहीं, यह तेल और ग्रीस को क्या बनाता है, पानी में घुलनशील मिश्रण का निर्माण करके। तो मिश्रण का निर्माण दोनों ही करता है, ध्यान रखना, साबुन भी करता है और अपमार्जक भी करता है। इसके अलावा साबुन और अपमार्जक में एक और महत्वपूर्ण अंतर याद कर सकते हैं कि साबुन जो होता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमने कोई भी साफ वगैरह किया साबुन से, कोई कपड़ा वगैरह, उसमें जो भी गंदगी वगैरह है या कपड़ा जो भी हमने उस कपड़े को धोया तो उसमें जो साबुन प्राप्त हुआ है वो हमने खेत में डाल दिया। तो खेत में मान लीजिए कि जो जमीन वगैरह होती है, जो मृदा वगैरह होती है, उसके अंदर छोटे छोटे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि साबुन के कण वगैरह जो होते हैं उनको डिग्रेडेबल कर देते हैं, उनको तोड़ देते हैं और अन्य में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसके कारण वहां पे मृदा प्रदूषण नहीं होता। लेकिन ऐसी अवस्था में अगर डिटर्जेंट का यूज किया जाए और डिटर्जेंट से हम कपड़े धोते हैं और डिटर्जेंट का जो पानी है वह अगर हमने ऐसी मिट्टी में डाल दिया तो डिटर्जेंट जो है वह नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। छोटे छोटे बैक्टीरिया द्वारा इसके अणुओं को तोड़ना या इसको बिल्कुल तितर बितर करना पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए डिटर्जेंट जो है उसके कारण जो मृदा है वह खराब हो जाती है उस क्षेत्र की, और ज्यादातर डिटर्जेंट है वह नॉन बायोडिग्रेडेबल ही होते हैं। अब यहाँ पे है साबुन का कार्य क्या है, तो ये हो जाता है ग्रीस, तो इसको घोलने का कार्य होता है। फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे, अपमार्जक किस प्रकार के जल में प्रभावी होता है। तो अपमार्जक तो दोनों में रहेगा, कठोर और नरम, या कहेंगे इसको मृदु जल कहा जाता है, इसमें दोनों में एक्टिव हो सकता है, दोनों में प्रभावी रहेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिंथेटिक अपमार्जक होता है। सिंथेटिक अपमार्जक बहुत अच्छा पॉइंट है, उसका आंसर रहेगा सोडियम लॉरिल सल्फेट। यह एक प्रकार का सिंथेटिक अपमार्जक होता है। फिर आगे बढ़ेंगे, कठोर जल में साबुन का उपयोग क्यों कठिन होता है। साबुन का उपयोग कठोर जल में कठिन क्यों होता है, क्योंकि प्रिसिपिटेट बनाता है, अवक्षेप बनाता है। तो यह क्या करेगा, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट बना देगा, नहीं इसके एक प्रकार के अवक्षेप बना देगा। तो इसके अनुसार आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला रहेगा। फिर थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है, अपमार्जकों का उपयोग किस कारण से किया जाता है। अब बताओ इसका कारण क्या है। तो पहला है कि यह जल में झाग नहीं देता, ये तो हो नहीं सकता, सस्ते को होना जरूरी नहीं, यह कठोर जल में भी सफाई करता, ये हो सकता है, और ये साबुन से अधिक महंगे होते ऐसा कोई जरूरी नहीं। तो ये वाला जो पॉइंट है वह इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसमें सी आंसर रहेगा। फिर थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं, साबुन में उपस्थित ग्लिसरीन का मुख्य कार्य क्या होता है। तो ग्लिसरीन जो होता है वह हमारी त्वचा को मुलायम बनाए रखता है और नम बनाए रखता है, तो नरम तथा त्वचा के लिए उपयुक्त बनाना, इसका आंसर जो है वह हो जाएगा बी वाला, सिंपल सा पॉइंट है। फिर आगे बढ़ेंगे, साबुन का उपयोग करने पर कठोर जल में बनने वाले अवक्षेप को क्या कहा जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, तो इसमें इसे अवक्षेप जो बनता है उसे स्कम कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों, स्कम। फिर देखेंगे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन साबुन का एक मुख्य घटक होता है। साबुन का मुख्य घटक, तो शुरुआत में हमने देखा था कि अगर कपड़े धोने का साबुन है तो उसमें NaOH मुख्य घटक होता है, नहाने का साबुन है तो उसमें होता है KOH, और KOH को कहा जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। फिर थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक घरेलू उपयोग का प्राकृतिक अपमार्जक है। प्राकृतिक अपमार्जक, तो प्राकृतिक अपमार्जक होता है मित्रों सिरका होता है। एसिटिक अम्ल का 4 से 8% जलीय विलयन क्या कहलाता है, सिरका। और सिरका जो होता है उससे कभी बर्तन वगैरह कभी गंदे हो जाए तो बर्तन उससे बहुत अच्छी तरह से साफ कर सकते हैं। तो सिरका है वह घरेलू उपयोग का प्राकृतिक अपमार्जक होता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया साबुन या अपमार्जक की सफाई क्रिया को बढ़ाती है। तो इसमें सिंपल पॉइंट देखो, गर्म पानी का उपयोग, ठंडे पानी का उपयोग, पानी में फॉस्फेट मिलाना है, अधिक साबुन का उपयोग। सिंपल पॉइंट है, अगर पानी गर्म होगा तो साबुन या अपमार्जक जो है वह ज्यादा बेटर तरीके से सफाई कर पाएंगे। इसीलिए आजकल जो वॉशिंग मशीन आती है उसमें एक सिस्टम लगाया होता है कि जिससे कि वह अंदर का अंदर पानी है वह गर्म भी कर सके, और गर्म पानी होगा तो ज्यादा अच्छी बेटर सफाई मिलेगी। तो थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं, साबुन को अच्छी तरह से घुलनशील और त्वचा के लिए सुरक्षित बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो साबुन को अच्छी तरह से घुलनशील त्वचा के लिए अच्छी बनाना है तो उपयोग किया जाता है इसमें ग्लिसरीन का। तो इसमें बी वाला ऑप्शन है वह सही रहेगा। फिर थोड़ा आगे देखते हैं, साबुन की सफाई क्रिया किस पर आधारित होती है। तो इसमें आधारित क्या है, इसका आधार क्या है। तो इसमें सिंपल पॉइंट है, साबुन के अणुओं का पानी और तेल के साथ
प्रतिक्रिया करना, यानी कि साबुन के अणु जो है वो जल और तेल के साथ में प्रतिक्रिया करते हैं। एक भाग इसका वही हाइड्रोफोबिक होगा और एक भाग हाइड्रोफिलिक होगा, जिसके कारण मिसेल का निर्माण होगा। मिसेल के निर्माण के बाद में यह जो है मिसेल है, उसको कपड़े को धोएंगे तो मिसेल है वह वैसा का वैसा जल में ही रह जाएगा और कपड़े है वह सही हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट, कठोर जल में साबुन से सफाई क्यों कम प्रभावी होती है? कठोर जल में साबुन से सफाई क्यों कम प्रभावी होती है? क्योंकि साबुन जो है वह कठोर जल के साथ मिलकर प्रिसिपिटेट बनाता है, स्कम बनाते हैं। तो यहाँ पे कठोर जल में खनिज साबुन के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं? स्कम या प्रिसिपिटेट बना देते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। फिर अपमार्जक का प्रमुख घटक क्या होता है? अपमार्जक, तो अपमार्जक का प्रमुख घटक होता है एल्काइन बेंजीन सल्फोनेट। एल्काइन बेंजीन सल्फोनेट, ऐसे को एल्किन बेंजीन सल्फोनेट भी कहा जाता है, एल्काइन बेंजीन सल्फोनेट। तो ये वाला इसका आंसर रहेगा बी वाला। और ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया, याद रखना है। फिर थोड़ा आगे देखते हैं, कौन सा रसायन साबुन में पाया जाता है जो इसे एक एंटीसेप्टिक के रूप में भी कार्य करने में मदद मिलता है? एंटीसेप्टिक क्या होता है? तो एंटीसेप्टिक उन मेडिसिन को कहा जाता है या उन पदार्थों को कहा जाता है जो कि जीवाणुओं की वृद्धि को रोकती है। और जीवाणु को वृद्धि को रोकने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? तो ट्राइक्लोसन मिलाया जाता है। तो इसका जो आंसर है वह रहेगा सी वाला पॉइंट। फिर थोड़ा आगे है, साबुन और अपमार्जक में कौन सा तत्व का उपयोग उन्हें सुगंधित बनाने के लिए किया जाता है? सुगंधित। और इनमें से देखो सुगंध किसमें आती है? तो सुगंध हमेशा एस्टर में आती है। एस्टर में फलों जैसी खुशबू आती है अधिकतर एस्टर में। तो ये वाला इसका आंसर रहेगा एस्टर। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, साबुन में कौन सा तत्व होता है जो त्वचा की नमी को बनाए रखता है? सभी को पता होना चाहिए, साबुन में होता है ग्लिसरीन, और ग्लिसरीन जो है वह त्वचा की नमी को बनाए रखता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, कौन सा अपमार्जक सर्फेक्टेंट के रूप में कार्य करता है? सर्फेक्टेंट का मतलब होता है ऐसा पदार्थ जो अन्य कोई भी विभिन्न पदार्थ होते हैं उनके मध्य सरफेस टेंशन को कम कर देता है। और सरफेस टेंशन को कम करने वाले पदार्थों को बोला जाता है सर्फेक्टेंट। तो कौन सा अपमार्जक सर्फेक्टेंट के रूप में कार्य करता है? तो इसका सीधा सा आंसर क्या है? सोडियम लॉरिल सल्फेट। बहुत ही सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है और यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा घटक साबुन को रंग देने के लिए उपयोग में किया जाता है? रंग देने वाले को कहा जाता है रंजक, और रंजक को ही क्या बोला जाता है? अंग्रेजी में कहा जाता है पिगमेंट। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला रहेगा। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कौन सा रसायन अपमार्जक को अधिक प्रभावी बनाने के लिए जोड़ा जाता है? कौन सा रसायन अपमार्जक को अधिक प्रभावित बनाने के लिए जोड़ा जाता है? तो वह जोड़ा जाता है फॉस्फेट। फॉस्फेट जब अधिक प्रभावी बनाता है, ज्यादा फास्फेट, याद करना ज्यादा फास्ट बना देता है। तो ये हो गया इसमें यहां वाला पॉइंट। किस प्रकार का साबुन त्वचा के लिए सबसे अनुकूल माना जाता है? एल्काइन वाला या तटस्थ यानी फिक्स पीएच निश्चित पीएच वाला, एसिडिक या जलरोधी? तो इसका आंसर रहेगा तटस्थ पीएच वाला साबुन। फिर इसके बाद में आगे है, बायोडिग्रेडेबल अपमार्जक का मुख्य लाभ क्या है? बायोडिग्रेडेबल यानी कि जो कुछ ऐसे भी अपमार्जक बनाए गए हैं जो बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि छोटे छोटे बैक्टीरिया द्वारा वह अपमार्जक के अणु है उनको नष्ट भी किया जा सकता है, उनको डिग्रेडेबल किया जा सकता है। तो यह है कि अगर ये बायोडिग्रेडेबल कोई भी अपमार्जक होगा तो यह पर्यावरण में नुकसान नहीं करेगा, हानिकारक रहित होगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। अपमार्जक में शामिल कौन सा तत्व सफेद कपड़ों की चमक को बनाए रखने में मदद करता है? तो सिंपल द पॉइंट है, सफेद कपड़ों की चमक को बनाए रखने में कौन मदद करता है? तो उसका आंसर क्या रहता है? ब्लीच। ब्लीच होता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, कौन सा अपमार्जक निम्न तापमान पर सबसे अच्छा कार्य करता है? तो कौन सा अपमार्जक इसमें? तो इसमें ध्यान रखना, देखो लिक्विड जितने भी अपमार्जक होते हैं वह निम्न तापमान पे भी अच्छा काम करते हैं। इसीलिए वॉशिंग मशीन, अगर कोई ऐसी सामान्य वॉशिंग मशीन है जिसमें पानी को गर्म करने की क्षमता नहीं है तो उसमें लिक्विड अपमार्जक का यूज किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर रहेगा लिक्विड अपमार्जक यानी कि तरल अपमार्जक। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। फिर इसमें अपमार्जकों में उपयोग किया जाने वाला सर्फेक्टेंट क्या होता है? ये तो अभी पूछा गया। सर्फेक्टेंट वे पदार्थ होते हैं जो विभिन्न अणुओं के मध्य सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव को कम कर देते हैं, और वह होता है सोडियम लॉरिल सल्फेट। बी वाला आंसर सही रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है।
ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप देखो समय बहुत कम है, इसलिए बहुत ही हम शॉर्ट में तुरंत ले रहे हैं। अब जब समय होगा तो हम विस्तार से भी इन सभी क्वेश्चन को देखेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।